कल मैंने बात किया था दर्पण की। दर्पण दो प्रकार के बताए थे, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समझ रहे हो ना? समतल दर्पण की मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण एक प्रकार का साधारण कांच है जिसके एक पृष्ठ पर क्या लगी है, पॉलिश लगी होती है। ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश लगी होती है। ठीक है। फिर आज हमें इस गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? इस गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। बात समझ पा रहे हो? अब देखो अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण देखो, गौर से इधर देखना। मैंने कहा था कि जो गोलीय दर्पण है वो अगर हमारा इस प्रकार का कांच का खोखला गोला है और हम जब इसे तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं तो टूट जाता है। तो अगर मान लो हमने यहां से तोड़ दिया तो अगर ये कट गया, यहां से ये कट गया तो इतना जो बचा ये एक टुकड़ा है कि नहीं कांच के खोखले गोले का। ये क्या है? कांच के खोखले गोले का एक टुकड़ा है। और इसके अगर एक पृष्ठ में हम पॉलिश लगा दें, चाहे इधर से लगा दें चाहे इधर से। अब ये बताओ गोले का ये जो भाग है बाहर वाला, ये बाहरी साइड का है और ये जो अंदर है वो आंतरिक भाग है, ये बाह्य भाग है। समझ रहे हो? तो अगर हम बाह्य भाग पे पॉलिश लगाते हैं तो हमारा अवतल दर्पण बनता है और अगर हम अंदर साइड पे पॉलिश लगाते हैं यानी आंतरिक भाग में पॉलिश लगाते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण बनता है। बात समझ गए हो? ये तो जनरली बात हो गई। समझ गए कि नहीं? अगर हम कांच के खोखले गोले का एक टुकड़ा ले लें, भाग ले लें और उसके बाहरी पृष्ठ पे अगर पॉलिश लगा दे तो अवतल दर्पण और अगर आंतरिक पृष्ठ पे पॉलिश लगा दें तो उत्तल दर्पण। बात समझ गए? ठीक है। परिभाषाएं क्या बोलेंगे? कहेंगे अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पे क्या लगी होती है। बात समझ गए हो? अच्छा, उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके आंतरिक पृष्ठ पे पॉलिश लगी होती है। बस सरल है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब बात को समझिएगा कि आगे हम बात क्या करेंगे। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं गौर करिएगा बेटा, मैं इसको मिटा दूं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, ये हमें लिखना है। ओके, अब ध्यान से देखना। आप लोग ये जानते हो कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच का गोला होता है, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। ये मान लो कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है। हमने इसको तोड़ लिया। जरा गौर करिएगा बेटा, मैं जितना तोड़ लूंगा उसको पूर्ण रूप से बनाऊंगा, अब बाकी ऐसे डाट डाट ही रहा आएगा। मान लो मैंने इतना तोड़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इतना तोड़ लिया। अब समझना, सब इधर दिखता है बेटा उसमें, इस साइड। हाँ, पहले नंबर की जो परिभाषा होती है सबसे पहली, वो ये दर्पण है हमारा। हम मान लो इसके बाहरी साइड पे पॉलिश लगा रहे हैं तो ये कौन सा दर्पण तैयार हुआ बेटा? वेरी गुड, अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण तैयार हुआ? अवतल। अगर बाहरी पे लगा रहे हैं पॉलिश तो कौन सा दर्पण? और अगर अंदर लगा देते तो उत्तल दर्पण। वेरी गुड। ठीक है। अब बात समझना, पहली परिभाषा होती है दर्पण का ध्रुव। बहुत सही, दर्पण का ध्रुव। इसे P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। और इधर देखना, दूसरी बात होती है हमारी वक्रता केंद्र। क्या होती है? वक्रता केंद्र।
है ना, इसे हम सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। और तीसरी बात होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। चौथी बात होती है क्या? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ठीक है। और पांचवी बात होती है क्या? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, है ना। तो मुख्य फोकस जो होता है बेटा, उसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। समझ रहे हो? अब देखो छठवीं बात होती है फोकस तल। क्या होती है? फोकस तल, ठीक। और सातवीं बात फोकस दूरी। और ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहीं कहीं करना चाहिए बेटा, वक्रता केंद्र के बाद, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 8वें नंबर पे लिख लो वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और 9वें नंबर पे लिख लो अभिलंब। कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 परिभाषाएं हमारी बनती हैं, इनको हम जानेंगे क्या होता है बेटा। गौर से जो बच्चा गौर से इस चित्र को देखेगा, उसे इन परिभाषाओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बोर्ड परीक्षा में इन 9 परिभाषाओं में से एक परिभाषा पूछी जानी है। ये काले वाले सर जी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जिसमें से इंपॉर्टेंट होती है हमारी मुख्य फोकस। क्या होती है? मुख्य फोकस, फोकस तल, मुख्य फोकस तल, वक्रता त्रिज्या। समझ रहे हो ना? क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। ये 3 परीक्षाओं में ज्यादा पूछी जाती हैं। ये जो 3 है, कौन कौन? मुख्य फोकस, फोकस तल, वक्रता त्रिज्या। ये मुख्यतः परिभाषाओं के रूप में ज्यादा पूछी जाती हैं। बात समझ रहे हो? बाकी पूछी कोई भी जा सकती है। समझ रहे हो? ये ना कहना कि काले वाले सर जी ने कह दिया 9 में से 3 ही पूछी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 9 में से कोई भी पूछी जा सकती है, बट ये क्या है कि ये 3 ज्यादा पूछी जाती हैं, इन पे फोकस रखना है आपको, है ना। और जो यहां ध्यान से सुनेगा उसकी परिभाषा यहीं की यहीं रटना है बेटा, जितने बच्चे बैठे हो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है दर्पण का ध्रुव। क्या है? दर्पण का ध्रुव पहले नंबर पे आता है। दर्पण का ध्रुव ध्यान से देखना। ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। समझ रहे हो ना? तो परिभाषा क्या बोलेंगे? दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। नहीं समझ पा रहे हो बात? क्या कहेंगे? दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। समझ रहे हो ना? मरने दो किताब को क्या लिखती है। समझ गए हो? काले वाले सर जी क्या कह रहे हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु ऐसे घूम के आया है ना, ये घूम के जो आ रहा है, यहाँ का बीच का बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। कंफर्म हुई बात? तो मध्य बिंदु यहां पर होगा बेटा, समझ पा रहे हो? ये क्या है? मध्य बिंदु है, और इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गए हो? तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या बोलेंगे बेटा? दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। समझ गए हो? बोल के दिखाओ जरा। वेरी गुड। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? समझ गए हो? भूलेगा तो नहीं? अच्छा, अब देखो फिर आपके बीच में दूसरे नंबर पे क्या था? ये हो गया। दूसरी बात आती है वक्रता केंद्र की। किसकी बात आती है? वक्रता केंद्र की। जरा गौर से सुनना, ये भी याद हो जाएगा। यही हम क्या कह रहे हैं कि दर्पण, ये जो दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अभी मैं बात समझाऊंगा अवतल उत्तल की, ठीक है। लेकिन चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होता है,
बात समझना, ये जो दर्पण है ये इस गोले का भाग है कि नहीं है, इस गोले का टुकड़ा है कि नहीं है। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गया सर। दर्पण, ये दर्पण, जो भी दर्पण हमारे पास है वो दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ रहे हो ना? तो इस गोले का केंद्र यहां पर है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे पटरी प्रकार से वो प्रकार लगा के खींचते हो ना, तो ये गोला बनाओगे कि नहीं प्रकार लगा के? तो प्रकार की जो सुई जहां पर होगी वो इस दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता केंद्र कहलाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं वक्रता केंद्र के लिए? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब भी नहीं समझ पा रहे हो बात? कंफर्म हो गई बात? इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं बेटा? सी से प्रदर्शित करते हैं। कंफर्म हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? क्यों सागर? सही है। अब देखो, तो ये सी ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जरा आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष की। किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है? गौर से सुनना बेटा आदर्श, ठीक है? मुख्य अक्ष क्या है? कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल है। देखो इधर, देखो ना यार, काले वाले चेहरे पे देखो जरा, क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, क्या? बिल्कुल इधर देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हो? समझ रहे हो? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। बात समझ गए हो? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बात समझ गए हो? क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा या होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? सबके समझ आ रही है बात? क्यों सागर? क्लियर हुई बात? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चाहे कह दो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, चाहे कह दो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहते हो? सही है? चाहे जो बोलो यार, फिजिक्स से सब सही है, मतलब सही होना चाहिए बस, ठीक है? भाषा तुम्हारी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब देखो बात किसकी आती है? दर्पण के द्वारक की। किसकी बात आती है? दर्पण के द्वारक की। समझना दर्पण का द्वारक क्या है, समझना बेटा दर्पण का द्वारक क्या है। गौर करना, बिल्कुल सरल आएगा। अच्छा, आपने वृत्त पढ़ा है कि नहीं? वृत्त पढ़े हो आप? गोला पढ़े हो? गोला, वृत्त किसे कहते हैं, गोला किसे कहते हैं जानते हो? वृत्त एक क्या होता है? सर्किल है ना? एक प्लेट होती है, क्या होती है? प्लेट होती है। वृत्ताकार प्लेट को वृत्त बोलते, समझ रहे हो ना? और जो गोला होता है वो गेंद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गेंद को बोलते हैं। तो आपने वृत्त पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वृत्त पढ़ा है। मेरी बात तो समझना, वृत्त में आपने व्यास पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? व्यास। अभी आपको वर्तमान पीरियड में ये जो चित्र दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? वृत्ताकार दिख रहा है। गोला है तो गोला अलग हुआ है गोले से, लेकिन वर्तमान में चित्र में क्या दिख रहा है? वृत्त दिख रहा है। समझ रहे हो ना? तो वृत्त में क्या होता है? व्यास होता है। गोले में भी व्यास होता है, ऐसा नहीं कि गोले में व्यास नहीं होता, लेकिन वृत्त से समझ लो, जल्दी समझ पाओगे। वृत्त में व्यास होता है कि नहीं? अब समझना, तो ये दर्पण का द्वारक क्या होता है? मुख्य अक्ष हो गया ना बेटा? दर्पण का द्वारक क्या होता है इसको समझेंगे। दर्पण का द्वारक क्या है? कहेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ रहे हो ना? दर्पण मधु, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते नहीं। समझ पा रहे हो? व्यास को द्वारक कहते हैं। बात करता हूं, किसको कहते हैं? व्यास को द्वारक कहते हैं। अब किसका व्यास? मेरा व्यास तो नहीं ना, तो तुम्हारा व्यास। समझ रहे हो ना? किसका व्यास? गोले का व्यास, जिस गोले से दर्पण बना है। अब भी नहीं समझ पा रहे हो? कंफर्म हुई बात? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। समझ गए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा,
एक और परिभाषा बता दूं मैं, सुनो। ये भी कह सकते हो तुम कि दर्पण के पहले सिरे और दूसरे सिरे, पहले सिरे और दूसरे सिरे के बीच की लंबवत दूरी दर्पण का द्वारक कहलाती है। नहीं समझ पा रहे हो बात? दर्पण के पहले सिरे और दूसरे सिरे के बीच की लंबवत दूरी, नहीं समझ पा रहे हो बात? लंबवत दूरी मतलब बिल्कुल सीधे सीधे वाली, निश्चित दिशा की, जिसे तुम विस्थापन कहते हो। समझ गए हो ना? कंफर्म हो गई बात कि नहीं? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ आई बात? कंफर्म हो गई बात बेटा? क्या नाम बताया थे तुम? कुलदीप। कंफर्म हुई बात कि नहीं? क्या कहते हैं? द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कंफर्म हो गई बात? अब बात करते हैं आगे की। द्वारक हो गया, बात करते हैं मुख्य फोकस की। बात को समझना, मुख्य फोकस की। हालांकि इधर देखो, एक बात कहेंगे, पहले तो मुख्य फोकस की जो आपकी किताब में परिभाषा लिखी है वो जान लो, ठीक है? लेकिन अभी हम प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं पढ़े हैं, इसलिए किताब में जो फोकस, मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी है उसको कह पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन कुछ नहीं है, सब सरल है, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा सा कहने में लगेगा कि हम सर जी इसे जानते ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं पढ़े। समझ रहे हो ना? मेरी बात को समझो, पहले बात समझ लो। सबसे पहली बात, जो मुख्य फोकस की प्रमुख परिभाषा है, मुख्य फोकस की जो परिभाषा है वो क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। समझ रहे हो? ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही ना, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन तो पड़े, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या गुजरती हैं, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, चाहे जो बोलो, क्या कहोगे? सुनना, फिर से सुनना। अभी आंखें इधर उधर कर रहे हो, हम समझ रहे हैं, ठीक है? अभी समझ नहीं आया। मुख्य अक्ष के समानांतर, गणित में पढ़े हो ना समानांतर रेखा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, समझ गए हो? उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए हो बेटा? नहीं समझ आया? फिर से देख, क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन में क्या होता है? किरणें लौटती हैं, है ना? तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या जिस बिंदु से होके गुजरती हैं या होकर जाती हैं, वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। भी नहीं समझ? अब देखो, एक काले वाले सर जी स्पेशल परिभाषा आपको बता रहे हैं, बताएंगे ना? मुख्य फोकस की परिभाषा काले वाले सर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता। नहीं समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल बीचों बीच होता है इन दोनों के। समझ पा रहे हो? वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? समझ रहे हो ना? वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। दोनों परिभाषाएं समझ गए? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। समझ गए हो? दूसरी बात मैंने क्या कहा? कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव का मध्य बिंदु मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। ये काले वाले सर जी की स्पेशल परिभाषा है, ठीक है? हाँ, तो कंफर्म हो गई बात? तो ये समझ आ गई बात, फोकस कहाँ है? अब जरा देखो, फिर हम बात करते हैं फोकस तल की। किसकी बात करते हैं? फोकस तल की। फोकस तल कौन होता है? जरा देखो ध्यान से, सुनना गौर से, ये भी याद हो जाए। मुख्य अक्ष के लंबवत, जैसे अभिलंब की परिभाषा मैंने बोली थी ना, सेम वैसी ही परिभाषा इसमें बोलना है।
थोड़ा सा डिफरेंट करना है बस, है ना। क्या कहेंगे, वहां पर कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत ना, यहां क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। समझ रहे हो ना, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। कहां से होकर जाने वाला तल, फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। नहीं समझ पा रहे हो बात, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मतलब लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण, बिल्कुल साउं साउं ठाड़ होना चाहिए, समझ रहे हो ना। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, कहां से जाने वाला तल, भाई अभिलंबवत तो हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से कर सकते हैं, लेकिन कहां वाला तल है, फोकस तल होता है। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। नहीं समझ पा रहे हो बात, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मतलब जो 90 अंश का कोण बनाए। देखो बेटा यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं इसके बीच, समझ रहे हो ना। तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल या जाने वाली रेखा फोकस तल कहलाती है। अब भी नहीं समझ पाए हो, कंफर्म हो गई बात। तो फोकस तल भी समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, कंफर्म हुई बात। अब जरा देखो आगे है हमारी फोकस दूरी, फोकस दूरी जरा फिर ध्यान से समझना। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी कुछ नहीं है, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बस मधु और सर जी के बीच की दूरी, मधु और सर जी के बीच की दूरी है ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी समझ में नहीं है तुमको, रटा में परेशान है, या से नहीं जाने पाती। मैं क्या कहता हूँ, या वाले के बीच की जो दूरी है वो कहाँ है, अय्या कौन बिंदु है, अय्या कौन बिंदु है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। बस ध्रुव के बीच की दूरी, समझ गई बात, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। नहीं समझ पा रहे हो बात, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती। अरे यार यही चिंते हो यही दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी है, या जानवर आए या मनुष्य आए तुम्हारे जैसा क्या नालायक हो, या फोकस बिंदु है और ये ध्रुव है, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। समझ गए हो बात, कंफर्म हो गई बात। अच्छा अब आगे फोकस दूरी हो गई ना, इसे जरा ध्यान से समझना, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ रही हो ना मानसी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए हो बात। अगली बात क्या है, फोकस दूरी भी हो गई ना, अगली बात है वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या तो तुम जानते ना कही कहा थी, नहीं जानते आओ कि सब कलोए वैसा जिक माथे आओ ना लाइको। ध्यान से देखो पहले से पढ़ा चले आओ, त्रिज्या कही कहा थी, किसे कहते हैं त्रिज्या, पहले से पढ़ते चले आए हो कि नहीं चले आए हो। त्रिज्या किसे कहते हैं, अरे नालायकों केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते थे ना वहां पे। तो नालायकों यहाँ भी क्या दिक्कत है, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, बात खत्म। नहीं समझ पा रहे बात, क्या कहेंगे, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। समझ गए हो, कंफर्म हो गई बात, क्लियर। अच्छा इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा नालायकों देख लो थोड़ा सा। क्या कहेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नहीं समझ पा रहे हो, दर्पण जौने खोखले गोले का भाग होता है वह गोले की त्रिज्या कहाँ है, वक्रता त्रिज्या। नहीं समझ पा रहे हो, अजय द्विवेदी समझ गया। हाँ ठीक है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ गए हो, या तो नहीं अगर तुम्हें इतना याद होता है धड़ाक से कहाँ का है, सर जी केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, बाकी हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते लिख तो दे, इनका तो लिख दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही सब सही है चाहे जाऊं तो लिख दे,
आए तो वहीं से दिखाए तो वही का ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। समझ रहे हो ना, कंफर्म हो गई बात। अच्छा, अब क्या बचा है, अभिलंब। बस लास्ट बचा, क्या बचा, अभिलंब। अभिलंब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। अभिलंब किसे कहते हैं, नालायकों तुम तो ठहरे परदेसी, नालायकों। चल इधर से गाना गाए कचरा, देख इधर। अविलंब किसे कहते हैं, अविलंब क्या है, बात को गौर करना। अविलंब इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। देखना कितनी बड़ी चीज है। ये हाथी जैसे कि, सूंड जैसे कि है, अगर चींटी घुस जाए तो चबा ले तो हाथी इंत इंत कह दे। तो यहाँ वही इंत इंत कह दे, जहाँ कलो वैसा जी आप उजर उजरदार इंत कह दे। देखे, देखना, दर्पण के किसी बिंदु से, दर्पण के किसी बिंदु से, चाहे 8 से, चाहे 8 से, चाहे 8 से, चाहे 8 से, समझ गए, कंफर्म हुई बात। दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, नहीं समझ पा रहे हो। दर्पण के किसी बिंदु से, चाहे जौने से, दर्पण भाई यह ठान से यह ठान तक है, दर्पण कहां से कहां तक है, यह ठान से यह ठान तक, समझ गए हो ना। तो कौनों भी बिंदु से एक है, कौनों भी बिंदु से, चाहे जेट से ले ले, जेट से तो अम्मान हो भाई, ठीक है। किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मान ले मैं अटकिया ले ली लूं, क्या कहते हैं, ले लूं, तय बता दे कटकिया ले लूं, अटकिया ले लूं। यही अगर मैं यहाँ केंद्र से मिला दूं तो यह जो रेखा बनी है, यह बिंदु अभिलंब मानी जाएगी। नहीं समझे पाए बात। तो दर्पण के किसी बिंदु से दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर जिस बिंदु को हम लिए हैं, उस बिंदु पर क्या होती है, अभी भी नहीं समझ पाए हो, समझ गए हो ना। दर्पण के किसी भी यठ मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, यठ से अगर ते मिला दे है तो यह बिंदु में ये जो रेखा बनी, ये क्या कहलाई, अभिलंब कहलाई। समझ गए हो ना बात, कंफर्म, क्लियर हो गई बात शिवम, है ना। अभिलंब किसे कहते हैं, दर्पण के किसी बिंदु से दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती। हमने अवतल दर्पण से आपको बता दिया सारी परिभाषाएं, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण अगर यहां पर होता तो वो भी यही परिभाषाएं बनाता, ठीक है। अगर हम उत्तल दर्पण लेते तो इधर का ले लेते, ये वाला। अब बात, वस्तु तो इधर रखी जाती, मुख्य एंगल का केंद्र रहते आखा, समझ रहे हो, वस्तु इधर रखी जाती, चिकने साइड तो वस्तु रखी जाती है कि जंगल लीपक होता है वंगह कहीं तो वस्तु रख दे, तो कहा देख ले है भाई। शीशा देखे हो कि नहीं देखे हो तुम, जौने से रोज थो बड़ा देखते हो, हाँ, बिटिया जौने से पाउडर लगाती है देख के, तो समझ रहे हो ना। तो उसको तो देखे ही हो, वो तो समतल है होता है, लेकिन मान लो ये है तो जंगल का एक पालिश लागी, अगर बिटिया उंगल कैसे इंता लगा के वो इतनी लंबी लंबी कहा आया हुआ थी, इंता इंता कर इन, तो अगर उंगल कैसे करी है तो नेकुम काल घुस जाए, मानते हैं बात, समझ गए ना, दिखावे न करी। हाँ, तो इधर देखो, तो इसका जो वक्रता केंद्र होता है बेटा, ये इधर के गोले से अलग हुआ है ना, पालिश इधर लगी ना, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होता है। जैसे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, फोकस दूरी किधर होती है, जिधर वस्तु रखी होती है उधर होती है ना, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, फोकस दूरी या फोकस, ये सब किधर होता है, पीछे साइड होता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो इधर के गोले से अलग हुआ है। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, कंफर्म, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, बस। अरे यार सब स्टैंडर्ड बच्चे हो, कंफर्म हो गई बात। अब मिटा दें, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बढ़िया लिखी हुई, 1 नंबर, ठीक है, काले वाले सर जी की हैंड राइटिंग में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या बात करेंगे, ये दिखता है कि नहीं दिखता, प्रतिबिंब बनने के नियम, समझ रहे हो। क्या करेंगे, चाहे ऐसे लिख लो, दर्पणों द्वारा, किसके द्वारा, दर्पणों द्वारा,
ठीक है, मान जा। ठीक है, क्या करेंगे अब हम जानेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, सबसे पहला नियम ये है, इधर देखो, पहला नियम क्या है बेटा हेमा, गौर से समझिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक, मान लो इधर देखो, पहला नियम ये है, सुनो बस, समझो, अपने आप समझ आएगा, सिर्फ मन काले वाले सर जी में लगा लो। ठीक है, अब प्यार कर लो फिजिक्स से। किससे? फिजिक्स से। और दुनिया से करोगे तो बेवकूफ बना के चली जाएगी, भौतिक विज्ञान से करो नालायक हूं। ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगी। आई बात समझ? सुनना, जो प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष होती है ना बेटा, ठीक है, ये प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझ पा रहे हो? ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ जाती है? समानांतर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से नालायक है, निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। बात समझ रहे हो ना? देखो, जिसमें से होकर जाती है ना, ये किसमें आता? होकर किसमें जाती है? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में ऐसी कंडीशन होती है, और जिससे निकलती हुई प्रतीत होती है ना, तो ये उत्तल दर्पण में ऐसी घटना होती है। किसमें होती है? उत्तल दर्पण में। बात समझ रहे हो ना? जो प्रकार, इधर देखो, मैं उत्तल का भी चित्र बना दूं। ये उत्तल दर्पण है, इस तरह का बनता है कि नहीं बनता है? ये अगर इसकी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, जो इधर देखो तो इसका फोकस बिंदु इधर होगा ना बेटा, वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका जैसे फोकस यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है, समझ रहे हो? तो वो उधर के गोले से अलग हुआ है, उधर रहेगा। तो वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, बाएं साइड, समझो? तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, वो कहां से निकलती हुई प्रतीत होती है? वास्तव में ये इस तरह जाती है। यंगा कैसे नहीं जा भला? कहां से नहीं जा? इधर से नहीं जाती है, निकलती नहीं है, लेकिन हम खड़े इधर है ना अपना थोबड़ा देखने के लिए, तो हमें ये लगता है कि ये किरण इधर से निकल रही है। समझ रहे हो? हम ज्यादा शीशा उसे नहीं देखी, तुम्हारे आयरे कल हम क्या करे के देख, तुम नहीं देखते हो, तुम आपस समझाओ। ठीक है, कंफर्म हुई बात? क्या कहते हैं? ये मुख्य अक्ष के जो समानांतर जाती है, वो क्या होती है? फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हो? तो पहली बात क्या है? पहला नियम क्या है? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हो? किसमें जाती है? अवतल दर्पण में होकर जाती है, और उत्तल दर्पण में निकलती हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हो? वास्तव में नहीं निकलती है। कंफर्म हुई बात? क्लियर हो गई बात कि नहीं? हाँ, अब देखो दूसरी बात, दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि इसका उल्टा क्या कहेंगे? जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस की ओर जाती है। नहीं समझ पा रहे हो? मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस की ओर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। नहीं समझ पा रहे हो? चित्र देखो दूसरा, समझ रहे हो? देखना, चित्र जब देख लोगे तो समझ जाओगे। कंफर्म हुई? देखो इधर बात, अगर मान लो ये देख ले, यह मजाक करत है, ये हमारा अवतल दर्पण है, पहले तक दिखाते ना यार, ये समझ रहे हो? ये हमारा F है, ये हमारा C है। मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जा रही ना, ये जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? कोई दिक्कत किसी को? जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। समझ गए वो बात? आगे बात उसमें उत्तल दर्पण में देख लें क्या। उत्तल दर्पण हमारा होता है इस प्रकार का होता है, यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष है, क्या कहते हो? ये हमारा F है, ये हमारा यहाँ C है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जो प्रकाश की किरण अब इसकी ओर जाएगी तो समझ पा रहे हो? ये वास्तव में वहां तक जाएगी नहीं, ये यहीं टांग से इन तना हो जाएगी, समझ गए हो? तीरंगा का बना दे होगा, नहीं समझ पाए हो बात? किधर को बना दो? तीर इसका इधर बना दो, बस। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बना दे, इसी में मिटा के बना देगा, बना दे, कोई डाउट तो नहीं है आपको? समझ गए हो कि नहीं? जो फोकस की ओर जाएगी वो मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। देखो मैं इसी में बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन तो बना है, ध्यान से दिखे, बस ये आखा कुन हो कर है, इन तना कहीं देखे होगा ये, हाँ मतलब अब ये तीर क्या शो कराने लगा कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है। उत्क्रमणीयता नहीं होती प्रकाश में, पढ़े हो ना? अपवर्तित किरण को परावर्तित किरण मान लें तो ये इधर से हो गया, इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ये दिखाने लगा कि नहीं, यही वाली। अच्छा, इसमें भी अभी ये तीर इधर थी, इस तरह थी ना, मैं इसको इस तरह ना करके इस तरह कर दूं तो क्या कर लोगी? बात तो वही है ना, फोकस से होके जो जा रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। ये ना समझ में सजी, ऊपर से आई है, तारे के है, तारे से आई है ऊपर के, अरे चाहे जंगल से जाए, फोकस से होके जाए तो समानांतर हो जाए, बात खत्म। वो चाहे ऊपर हो जाए चाहे तारे, हमसे से मतलब नहीं है। बात समझ गए हो कि नहीं? कंफर्म हो गई बात कि नहीं? क्लियर? क्यों? सही है? रफ कॉपी में आप लोगों को खिचपिच करते रहना होता है। इससे क्या होता है, अगर आप लोग कलम चलाते रहते हो तो माइंड पे जल्दी रीड होता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो जो प्रकाश की किरण, देखना मैं कितना कट कर रहा हूं, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, जाती है, ये किसमें होता है? अवतल में। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती है, ये किसमें होता है? उत्तल में। ठीक है, फोकस की ओर जाती है वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ रहे हो ना? ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एक ही चित्र बन गए। अब मैंने तीर इधर उधर कर दिया है ना,
कोई डाउट? समझ गए हो ना बात को? कंफर्म हुआ? अब देखो तीसरा नियम, तीसरा बता दें? हाँ, मिटा दें इसको। अब तीसरा नियम देखिए, कौन सा नियम? तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हमारा उत्तल दर्पण। इसका फोकस इधर और वक्रता केंद्र इधर। समझ रहे हो ना बात को? कंफर्म हुई बात? जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, जो प्रकाश की किरण कहां से होके जाती है? नहीं, वक्रता केंद्र से होके जाती है, वो उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस नहीं। समझ पा रहे हो बात? जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। जौने रास्ता से गए है वह रास्ता से चली आई। बात समझ रहे हो ना? जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। बात समझ गए हो? अच्छा, इसके लिए समझो, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, भाई ये रियल में नहीं जाती है, इसमें तो होकर जाती है, लेकिन इसमें ओर जाती है। ठीक, इधर देखो, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। अब दोनों की एक साथ देखना, गौर से सुनना। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में नहीं। समझ पा रहे हो बात? कंफर्म हुई बात? अरे हम सब लिखी लिखाई कापी दे भैया। चलो हो गए, सुनो, समझ गए हो तीसरा नियम? तो यहां से आपकी किताबों के अनुसार नियम समाप्त। 3 ही नियम आपकी किताब में बताए गए हैं। एक नियम काले वाली सर जी का देख लो, अब फिर आप जा सकते हो। तुम तो ठहरे परदेसी मान जा। ठीक है, मैं अगला नियम बता रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास कोई दर्पण है, कोई भी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये प्रकाश इसका ध्रुव है। समझ रहे हो? जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर सीधे टकराती है, वो परावर्तन के पश्चात परावर्तित तो होती है कि नहीं? तो जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर टकराती है, ध्रुव पर सीधे जाके टकराती है, वह परावर्तन के पश्चात उसकी आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतने अंश का ही कोण बनाती है। क्या कहते हैं? आपको सिर्फ याद रखना है, लिखना नहीं, सिर्फ जानना है।